हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू। मैं मुकेश बिश्नोई एजू हेल्पर के इस यूट्यूब चैनल से आप लोगों का स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप लोगों के सामने इंडियन हिस्ट्री का एक टॉपिक लेके आज हम आए हैं। और इससे पहले हमारे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हड़प्पा सभ्यता, मौर्य साम्राज्य, इससे रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर्स के अंदर आए हुए क्वेश्चन थे वो विद डिटेल आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप लोग जा कर के यूट्यूब चैनल पर सर्च करके इनको देख सकते हैं। और आज का टॉपिक हमारा है गुप्त काल। गुप्त काल के जो भी लास्ट 15 ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। गुप्त काल ऑनलाइन परीक्षा जो 2016 से 18 के हैं, इसके अंदर आए हुए क्वेश्चंस हैं वो देखते हैं। पहले सबसे पहला ही क्वेश्चन है, न्याय सूत्र किसने लिखी। तो न्याय सूत्र जो रचना है, कोई किताब है, ये किसने लिखी है। तो कहता है गौतम ने। न्याय सूत्र किसने लिखी है, गौतम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नालंदा। जो नालंदा विश्वविद्यालय मोस्टली हम लोग जानते हैं, तो ये नालंदा जो महाविहार है या फिर जो पहले हम कह सकते हैं कि उद्यान बगीचा या पार्क के जैसी कोई चीज़ थी, वो नालंदा के अंदर निर्माण जो है शुरू किसने करवाया था। तो ये शुरू कुमारगुप्त ने करवाया था। किसने करवाया था, कुमारगुप्त ने। ध्यान में रखेंगे हम लोग, नालंदा का निर्माण कुमारगुप्त ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घटोत्कच जिसने 290 से 305 ईस्वी में राज्य किया था, किस साम्राज्य का राजा था। तो ये गुप्त साम्राज्य का राजा था घटोत्कच। घटोत्कच गुप्त साम्राज्य का राजा था। ये घटोत्कच जो आप लोग दिमाग में महाभारत का सीन ना लेके आए, ये अलग है और वो अलग है। तो ये घटोत्कच 290 से 305 ईस्वी में, तो ये गुप्त साम्राज्य का राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम हूण आक्रमण कब हुआ था। प्रथम हूण आक्रमण कब हुआ था। तो ये 458 ईस्वी में हुआ था। ध्यान रखेंगे, 458 ईस्वी में प्रथम हूण आक्रमण हुआ था। इसके साथ ही जो भारत और रोमन साम्राज्य का जो व्यापार था वो इसके साथ ही समाप्त हो गया था। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि किसके आक्रमण के बाद रोमन साम्राज्य के साथ जो व्यापार था इंडिया का वो ख़त्म हो गया। तो हूण आक्रमण के बाद ये ख़त्म हो गया था। हो सकता है आगे क्वेश्चन आए, लेकिन प्रीवियस ईयर्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्या कहता है। किस साम्राज्य को हिंदुत्व का स्वर्ण युग माना जाता है। तो हिंदुत्व का स्वर्ण युग गुप्त साम्राज्य को माना जाता है। चंद्रगुप्त के नाम आप लोगों ने सुना होगा, पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और यहाँ से शुरू हुआ था अपने पास समुद्रगुप्त, भारत का नेपोलियन जिसको हम कहते हैं। ये सारी चीज़ें इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्या कहता है, तो हिंदुत्व का स्वर्ण युग किसको माना जाता है, गुप्त साम्राज्य को। भारत के इतिहास में किसके शासनकाल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज किया, सिंपल है, गुप्त साम्राज्य। नेक्स्ट है, प्रारंभिक 8वीं सदी के दौरान भारत के एक दार्शनिक और धर्मशास्त्री थे जिन्होंने अद्वैत वेदांत के सिद्धांत को समेकित किया था। अद्वैत वेदांत, ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अद्वैत वेदांत या इसको शॉर्ट में हम अद्वैतवाद कहते हैं। तो ये आदि शंकराचार्य ने समेकित किया था। ये किस धर्म से रिलेटेड है आज के टाइम में, हमने लास्ट वीडियोज़ में डिस्कस किया था। आप लोग कमेंट करके बताएंगे अद्वैतवाद जो सिद्धांत है वो किस धर्म से रिलेटेड है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, तो ये किसने समेकित किया था, आदि शंकराचार्य ने। एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं, ये महाराष्ट्र में है। और इसी के साथ अजंता की गुफाएं भी हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। कहाँ है वो, किस लिए प्रसिद्ध है, किस जगह पर, मतलब कहाँ वो लोकेशन कहाँ है उसकी, ये सारी चीज़ें हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं और कमेंट में बताएंगे अजंता की गुफाएं जो है कहाँ हैं। तो एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में हैं। और बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म का मिश्रण है ये, मतलब ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म है, ये भी पुराने टाइम में हिंदू धर्म का ही पार्ट था। थोड़े थोड़े मतलब अलग अलग धर्मगुरु बने और उन्होंने अपना अपना हिसाब से बौद्ध संप्रदाय को शुरू किया, तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं। लेकिन तीनों का सम्मिश्रण जो है एलोरा की गुफाएं रहेंगी। है तीनों बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म का ही पार्ट है ये दोनों।
लेकिन हम लोग कह सकते हैं अलग धर्म मान सकते हैं इनको, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कह रहे हैं तो तीनों का सम्मिश्रण जो है, संस्कृति का मिश्रण जो है वो कहाँ रहेगा? एलोरा की गुफाओं के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश के किस शासक ने सबसे पहले महाराजा धीराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की थी? तो ये चंद्रगुप्त ने धारण की थी, महाराजा धीराज। नेक्स्ट है, गुप्त चित्रों का सर्वश्रेष्ठ नमूना किस जगह पर है? ये अजंता में है, अजंता की गुफाएं। ये भी मैंने ऊपर डिस्कस किया था, ये कहाँ है ये आप लोग कमेंट में बताएंगे। लेकिन गुप्त चित्रों का सर्वश्रेष्ठ नमूना अजंता की गुफाओं के अंदर रहेगा। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? हरिसेन। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन रहेंगे हमारे पास। और आप लोगों के लिए बता दूं, ये हरिसेन, आगे हम इलाहाबाद प्रशस्ति पत्र पढ़ेंगे, शिलालेख पढ़ेंगे, तो उसके अंदर हरिसेन का महत्वपूर्ण योगदान है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। फिलहाल समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन थे। प्रसिद्ध जंग प्रतिरोधी लोह स्तंभ, जंग प्रतिरोधी मतलब जिस पर जंग ना लगे, वो लोह स्तंभ कहाँ है? तो दिल्ली के अंदर, दिल्ली का लोह स्तंभ आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। नेक्स्ट कहता है, निम्नलिखित में से क्या अजंता गुफाओं के संबंध में नहीं है? वे महाराष्ट्र में स्थित है और बौद्ध कला से सज्जित है, वे प्राचीन भारत में प्रयुक्त तकनीकों को दर्शाती है और उनमें फूल पत्तियों के चित्र नहीं हैं। तो इसके बारे में कहता है कि कौन सा संबंध सही नहीं है? तो सही नहीं है, तो ये फूल पत्तियों के चित्र ये कह रहा है इसके अंदर नहीं है, तो ये गलत कह रहा है, क्योंकि फूल पत्तियों के चित्र इसके अंदर चित्रकारी की हुई है, तो ये इसके अंदर सही नहीं कहा गया। नेक्स्ट है, आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? आर्यभट्ट और कालिदास, जिसने अपने जीरो की खोज की थी, और कालिदास जी मेघदूत, शेक्सपियर इंडिया का कहा जाता है जिनको, तो ये चंद्रगुप्त सेकंड जो है, प्रथम द्वितीय 2-3 चंद्रगुप्त हुए हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय के जो काल में रहेंगे जो आर्यभट्ट और कालिदास जी। नेक्स्ट है, मेघदूत के लेखक कौन है? तो मेघदूत कालिदास की लिखी हुई रचना है। आगे कहता है, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख, भानुगुप्त का एरण शिलालेख, पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल शिलालेख तथा सकंदगुप्त का भीतरी शिलालेख में से किस शिलालेख में सती प्रथा का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है? तो सती प्रथा का संदर्भ जो है एरण शिलालेख, जो भानुगुप्त का एरण शिलालेख है, उसके अंदर ये मिलता है। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन टाइप क्वेश्चन आएंगे, ऑनलाइन और ऑफलाइन परीक्षाएं जो थी 2006 से 15 और 17-18 की, तो इसके अंदर देखते हैं क्या कहा गया है। सबसे पहला ही है, महरौली में जंग रहित लोह स्तंभ किसने स्थापित किया? तो ये किसने स्थापित किया? सिंपल सी बात है, आप लोग गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये गुप्त साम्राज्य का ही स्थापित किया हुआ है। महरौली का लोह स्तंभ गुप्त साम्राज्य का। महरौली के साथ साथ आप लोगों को पता है ये ऊपर दिल्ली के अंदर भी डिस्कस किया गया था, तो यहाँ पर है महरौली का लोह स्तंभ गुप्त साम्राज्य की देन है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, इसकी डिटेल देख लेते हैं क्या कहता है। महरौली का लोह स्तंभ गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनाया। दक्षिण दिल्ली में महरौली स्थित लोह स्तंभ में चंद्र नामक शासक की विजयों का उल्लेख है। यह स्तंभ गुप्तकालीन धातु विज्ञान के समुन्नत होने का ज्वलंत प्रमाण है। ध्यान रहेगा, ये महरौली जो है, महरौली शिलालेख कहे, लोह स्तंभ कहे, या दिल्ली के अंदर जो लोह स्तंभ है वो कहे, एक ही चीज़ है। महरौली जो है दिल्ली के अंदर एक जगह है, तो इसके बारे में आप लोग ज़्यादा कन्फ्यूजन ना क्रिएट करें अपने दिमाग में। महरौली और दिल्ली के अंदर जो लोह स्तंभ है एक ही चीज़ है। नेक्स्ट है, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी, तो विक्रमादित्य किसको कहा जाता है? आप लोगों को पता है, ये चंद्रगुप्त द्वितीय जो था उसको विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। और समुद्रगुप्त को भी एक उपाधि दी गई थी, उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। ये देख सकते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमा या विक्रमादित्य कहा जाता है। इनकी माता का नाम दत्त देवी। इसका काल गुप्त काल का स्वर्ण युग माना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय को किस नाम से जाना जाता है? तो ये ऊपर हमने डिस्कस कर लिया, विक्रमादित्य इसको बोला जाता है। नेक्स्ट है, गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को क्या कहते हैं? तो गुप्त काल के जो चांदी के सिक्के हैं उनको तो रुपया कहते हैं।
चांदी के सिक्कों को हम लोग रुपया कहते हैं और सोने के जो सिक्के आएंगे उनको दिनार हम लोग कहेंगे। ध्यान रहेगा, चांदी के सिक्के रुपया और सोने के सिक्के दिनार गुप्त काल के अंदर। हरिसेन निम्नलिखित राजाओं में से किसका राजकवि था? तो ये समुद्रगुप्त का राजकवि था, ऊपर हमने डिस्कस किया। हरिसेन जो है गुप्त साम्राज्य का राजकवि था, तो ये हरिसेन समुद्रगुप्त का राजकवि था। हरिसेन ने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की, ये भी हमने डिस्कस किया था। इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना हरिसेन ने की। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है और विक्रमादित्य किसको कहा जाता है? चंद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त ने अश्वमेधकर्ता की उपाधि धारण की और इसे कविराज भी कहा जाता है। तो ये उपाधियां जो है इनकी ध्यान में रखेंगे, पता नहीं कोई एग्जाम आप लोगों को 1 नंबर इसके हिसाब से दिलवा दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिच्छवी दोहितर किसे कहते हैं? दोहितर मतलब आप लोग समझ सकते हैं, चलिए लिच्छवी दोहितर यानी कि जो लड़की के बेटे होते हैं या दोहता जिसको हम बोल देते हैं आज के टाइम में, तो उसको किसको कहते हैं? और इंग्लिश में कहें तो ग्रैंड सन्स। तो ये कौन रहेगा? लिच्छवी दोहितर स्कंदगुप्त को कहा जाता है। तो जो लिच्छवी साम्राज्य था उसका, इनकी जो माता थी वो लिच्छवी साम्राज्य की संबंध में थी, वहाँ से रिलेटेड थी, तो इसलिए इसको लिच्छवी दोहितर कहा जाता है। तो इसकी डिटेल देखते हैं। लिच्छवी दोहितर समुद्रगुप्त को कहते हैं। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति लेख में लिच्छवी दोहितर या लिच्छवी कन्या से उत्पन्न बताया गया है। समुद्रगुप्त की माता का नाम कुमार देवी था, ये बात ध्यान में रखेंगे। लिच्छवी दोहितर समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन, रोमन साम्राज्य के साथ भारत के व्यापार रोम पर किसके आक्रमण द्वारा समाप्त हो गया? तो ये हमने डिस्कस किया था। तो ये जो हुनों ने आक्रमण किया था, इसके साथ ही भारत और रोम का जो व्यापार है वो समाप्त हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किन के सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दिखाते हैं? तो ये जो गुप्त साम्राज्य के सिक्के हैं इनका जो संगीत प्रेम हमारे को दर्शाते हैं, क्योंकि इनके सिक्कों के ऊपर वीणा वादिनी जो बजाते हुए, सिक्कों के ऊपर सितार बजाते हुए दिखाया गया है, तो हम लोग कह सकते हैं कि संगीत प्रेमी ये थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको अपनी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो ये भी अपनी बात ऊपर डिस्कस की थी। भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? तो ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त ने अपने शासन के दौरान 350 से 75 में कई युद्धों का सामना किया, किसी भी युद्ध में पराजय नहीं हुई उसकी। इसी कारण प्रसिद्ध इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने उसे भारत का नेपोलियन कहा। भारतीय नेपोलियन को आमतौर पर कौन हिंदू राजा विख्यात है? तो ये भी हमने ऊपर डिस्कस कर लिया, ये समुद्रगुप्त जी रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? ये सोने के सिक्के जो है जारी किए गए थे, और उसके बाद में चांदी और तांबे के सिक्के भी थे, लेकिन सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के यहाँ पर गुप्त काल में मिलेंगे अपने को। तो ये देख लेते हैं। प्राचीन भारत के गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। उनके अभिलेखों में दिनार कहा गया इनको। नियंत्रित आकार और भार वाली ये मुद्राएं अनेकों प्रकारों और उपकारों में पाई जाती है। यद्यपि स्वर्णांश में ये मुद्राएं उतनी शुद्ध नहीं हैं जितनी कुषाण मुद्राएं, यानी कि ये शुद्ध सोने में कुषाण मुद्राएं हैं जो इससे ज़्यादा शुद्ध है। कुषाणों के विपरीत गुप्तों ने तांबे के सिक्के बहुत ही कम मिलते हैं। इससे यह प्रकट होता है कि जन सामान्य में मुद्रा का प्रयोग जितना कुषाणों के समय होता था उतना अब नहीं रहा, यानी कि कुषाण साम्राज्य के अंदर ज़्यादा शुद्ध जो सोने के सिक्के थे गुप्त साम्राज्य की अपेक्षा, और इसके अंदर कुषाण साम्राज्य के अंदर तांबे के सिक्के भी ज़्यादा प्रचलन में थे। जो जन सामान्य के लिए जो करेंसी थी वो तांबे के रूप में थी। नेक्स्ट हमारे पास है, प्रसिद्ध गुप्त संवत निम्नलिखित में से किस वर्ष से शुरू किया गया? गुप्त संवत की बात कर रहा है तो ये 319 ईस्वी से माना जाएगा, और यहीं से चंद्रगुप्त जी ने जो है राज्य अपना अभिषेक किया था, तो यहीं से इनका जो गुप्त संवत शुरू होगा 319 ईस्वी से। इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियों का वर्णन है? तो ये समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि था हरिसेन, उसने बनाया था, तो वो किसकी उपलब्धियां बताएगा आप लोग सोच सकते हैं। तो ये समुद्रगुप्त के बारे में रहेंगी। और ये ध्यान में रखना है, संस्कृत की चंपू शैली का सुंदर उदाहरण है ये।
इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख जो शिलालेख है किसने बनाया था, तो ये हरिसेन ने बनाया था, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया। फाहियान जो है किसके काल में भारत में आया था, फाहियान, तो ये एक जो था ह्वेनसांग था और एक फाहियान, ये किन के काल में आए हैं। ह्वेनसांग के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, जो अपने पास पुष्यभूति वंश से रिलेटेड जो इसके बारे में इन्होंने कहा है, कुरुक्षेत्र का वर्णन किया गया है। हरियाणा के बारे में जो ह्वेनसांग ने डिस्कस किया वो बाद में डिस्कस करेंगे हम लोग। और ये फाहियान की बात कर रहा है, तो फाहियान जो है चंद्रगुप्त के काल में आया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में जो फाहियान भारत में आया था, 399 से 414 के बीच में इसने भ्रमण किया और गुप्त साम्राज्य का सबसे प्रतापी राजा चंद्रगुप्त उस समय शासन करा था। पंचतंत्र की कथाओं का संकलन, तो पंचतंत्र विष्णु शर्मा आप लोग समझ सकते हैं, पहले भी हम लोगों ने इसका डिस्कस किया है इसके बारे में। पंचतंत्र की कथाएं विष्णु शर्मा, और विष्णु शर्मा का एक और भी नाम हमने पीछे की वीडियोस में डिस्कस किया है, क्या क्या इनकी उपाधियां थी और कौन सी इनकी कथाएं जो मतलब रचनाएं थी, वो हम लोग पीछे की वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, आप लोग देखिए। और अगर आप लोगों ने पीछे की वीडियोस देखी है तो आप लोग कमेंट कीजिए कि जो विष्णु शर्मा है इनका दूसरा नाम क्या जानते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17th, मेघदूत का लेखक कौन है, तो मेघदूत का जो है कालिदास, शेक्सपियर, अपने इंडिया का शेक्सपियर इनको हम बोलते हैं, तो मेघदूत कालिदास की रचना है। इसके अलावा भारत के शेक्सपियर के नाम से प्रसिद्ध कालिदास गुप्तकालीन विभूति थे। इनकी प्रमुख कृतियां अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतु संहार, मालविका निगमित्रम, कुमार संभव, मेघदूत और रघुवंश इनकी रहेगी मुख्य कृतियां। और आगे पूछ रहा है वह कौन व्यक्ति है जो चिकित्सक नहीं है, तो सुश्रुत, चरक और धन्वंतरी के बारे में हम लोग जानते हैं, तो ये चिकित्सक रहे हैं। लेकिन जो चार्वाक है ये चिकित्सक नहीं, बल्कि ये भौतिकवादी जो दर्शन शास्त्र जो है उसके बारे में जानने के लिए जाने जाते हैं, तो ये ध्यान में रखेंगे हम लोग। सिंपल सा क्वेश्चन है, सुश्रुत, चरक और धन्वंतरी तीनों ही चिकित्सक हैं, तो चार्वाक जो है ये नहीं रहेंगे। प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी ने अपना परामर्श किसके दरबार में शुरू किया था, तो ये गुप्त साम्राज्य के अंदर ही रहेगा, तो चंद्रगुप्त द्वितीय इसका आंसर होगा। और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले कुछ प्रमुख विद्वानों के नाम कालिदास, बेताल भट्ट, वाराहमिहिर, वररुचि, अमर सिंह, शंकु और घटप्रकर रहेंगे। नेक्स्ट है वाराहमिहिर कौन थे, तो ये वाराहमिहिर जो है एक प्रसिद्ध खगोलविद, जो एस्ट्रोनॉमर, जो खगोलविद हम बोल सकते हैं, आकाश के बारे में जो कुछ भी जानकारी रखने वाले, स्पेस के जो ज्ञाता थे वो रहेंगे। वाराहमिहिर गुप्त काल के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। इनके प्रसिद्ध ग्रंथ बृहद संहिता और पंच सिद्धांतिका है। बृहद संहिता में नक्षत्र विद्या, वनस्पति शास्त्र, प्राकृतिक इतिहास और भौतिक भूगोल जैसे विषयों का वर्णन है, और इन्होंने बृहजातक, लघु जातक की भी रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज का आई थिंक लास्ट क्वेश्चन भी रहेगा ये, किस किस शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी, तो ये गुप्त साम्राज्य से रिलेटेड हम पढ़ रहे हैं, तो गुप्त काल के अंदर अजंता की गुफाएं क्या कहता है, डिटेल देखते हैं इसकी। अजंता की गुफाओं का निर्माण 2वीं शताब्दी पूर्व प्रारंभ किया और 7वीं शताब्दी तक चला। अजंता की 16वीं और 17वीं गुफा का संबंध गुप्त काल से है। 9वीं और 10वीं गुफाओं के चित्र प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व के, पहली दूसरी गुफाओं के चित्र 7वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के, और अजंता के गुफा चित्र बौद्ध धर्म से संबंधित है। और जो एलोरा की गुफाएं हैं उसके बारे में हमने पढ़ा था, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू तीनों का ये मिश्रण रहेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियोस में अपने पास इतना ही रहेगा, और इसके अलावा गुप्त साम्राज्य का कोई पार्ट रहता है तो आप लोगों को जो भी क्वेश्चंस है जल्दी करवा दिए जाएंगे। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियोस को देखिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। अभी तक लॉकडाउन खुलना शुरू हुआ है लेकिन कोरोना कम होना शुरू नहीं हुआ है, तो आप लोग ध्यान में रखेंगे। बेवजह के घर से बाहर ना निकलें। अगर ज़रूरी काम से जाना पड़े तो जो अपने हाथ, मुंह, पैर ढके रखें। नाक और मुंह खास तौर पर ध्यान में रखें, और बार बार पानी से मुंह, हाथ धोते रहें। इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त। थैंक यू।